ग्रेट इंडियन कैसीनो के सेट पर मड आइलैंड में आर्या बंगलो में, और ये बहुत ही अच्छा सेट बना है यहाँ पे। बहुत वी आर एंजॉइंग द होल शो इन द सेंस द फिल्म विच वी आर डूइंग राइट नाउ द प्रोजेक्ट। अब इस फिल्म की संक्षिप्त में स्टोरी आपको बताएं तो ये है उस वक्त की जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उस वक्त बार के डांसर्स के साथ क्या क्या नाइंसाफ़ी हुई थी, कैसे उनसे उनका पैसा ऐंठा गया और कैसे उनको भगाया गया। और एज द स्टोरी गोज़ एक देयर वाज अ पर्सन, एक लड़की थी जो होशियार थी, उसने भांप लिया कि क्या हो रहा है और वो कैसे वापस आ गई और वो कैसे उसने उन बार बालाओं का सारा पैसा उनको हक के तौर पर मिला के दे दिया। अब मेरा इसमें रोल है एक इंस्पेक्टर का, करप्ट इंस्पेक्टर का। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, आपको भी एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं एक करप्ट इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन मैं बन गया हूँ। और इन्होंने, हमारे डायरेक्टर साहब ने ये जो क्या कहते हैं शिव धनुष, वो उठा लिया है और अच्छे से वो मुझे गाइड कर रहे हैं। और आई एम प्लेइंग इट वेल एज दे आर सेइंग, दे आर लाइकिंग माई परफॉर्मेंस। वेल, ये कैरेक्टर है इंस्पेक्टर किरकिरे का, जो कि अपनी नेक्सस, ये जो एक बार इंडियन ग्रेट इंडियन कैसीनो जो है, वो 4 लोग उसके मालिक हैं। उनसे ये ऑब्वियसली पैसा लेता रहता है और सारी चीज़ें ठीक ठाक चले, आराम से चले, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये सॉल्व करने के लिए आ जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मेरा जो कैरेक्टर है किरकिरे का, वो उन्हें आइडियाज़ देता रहता है कि भैया डिमोनेटाइजेशन हो तो गया है, तो आप जो है, आपके पास इतनी सारी कैश आती है, लोग बालाओं पे ऐसे पैसे उड़ाते हैं, तो आप एक काम कीजिए, उसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कीजिए। लोग बेचेंगे अपनी प्रॉपर्टी और पैसे है जो है वो आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए, दूसरी जगहों पे डालिए, लड़कियों के नाम पे बैंक अकाउंट्स में डालिए, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या होता है, डिटेल्स आपको फिल्म में ज़रूर मिलेंगी। बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी ये, 100% अच्छी फिल्म बनेगी, बिकॉज कास्ट भी वैसी एकदम तगड़ी है, बहुत अच्छी कास्टिंग है इसकी। दीपराज राणा जी हैं, पंकज धीर जी हैं, पंकज बेरी जी है, सॉरी, अपना आसिफ है, देन राजेश जी हैं, आनंद जोग जी हैं, मैं हूँ। काफ़ी उस लड़की का रोल अभी कौन कर रहा है मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट इंटरेक्टेड विद हर। बट ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सेंसिटिव सब्जेक्ट डेफिनेटली है। गाने बहुत अच्छे बने हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा बना है। डीओपी हमारे साउथ से हैं, हमारे डायरेक्टर साहब भी साउथ से हैं, रूपेश पॉल नाम है उनका। एंड आई थिंक इट्स हिज 4th और 5th फिल्म एंड इट्स हैपनिंग ग्रेट। बहुत मज़ा आ रहा है। यू ऑल्सो एंजॉय। अब गैंगस्टर क्या करता है वो तो आपको पता है ना, तो अब आप अपने इमेजिनेशन से सोचिए क्या होगा फिल्म में। क्या प्रिपरेशन की है अपने किरदार को लेकर, और डायरेक्शन का विजन क्या था और कैसे मतलब शूट हो रहा है यहाँ पर? देखो, पूरी स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट होती है, फिर आप जब मिलते हो तो आपको एक नरेशन दी जाती है, उससे आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है, फिर आप अपने तजुर्बे से उसको बनाते हो। तो आम जिंदगी में ही आप लोगों को देख के किरदार बनाते हो। अभी आप भी एक हमारे लिए किरदार है जो इतने फटाफट सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई तुक भी नहीं बनता है कभी, है ना। ये सी चीज़ें होती है ना। आपको तो इतना पता होना चाहिए कि कोई भी फिल्म बनती है तो ये सब तैयारियां होती है कि नहीं। इसके अलावा फिल्म जो है डीमोनेटाइजेशन और बार जो बंद हुए थे उसके ऊपर है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी, तो उसको लेकर कितने रेफरेंसेस लिए अपने किरदार में? अगर उसको लेके तो फिल्म बनी है ना, तो जो हुआ है वो तो पता है। अभी तो आप खोल लो कोई भी चैनल, सब लोग बोलेंगे डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ। जी, आपने अपने किरदार में क्या ढाला है, अगर बताया आपको इस बारे में? अब वही तो फिल्म का सरप्राइज है ना कि डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, अब वही फिल्म की कहानी है। अगर वो बता देंगे तो फिर आप देखने नहीं आएंगे ना। ओके सर, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। आजकल बड़े स्टार्स के अलावा ऐसे छोटे जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, एक नया रेवोल्यूशन? देखो, मेरे लिए तो है ना, कोई स्टार नहीं होता है। हम एक्टरों में ना, ये मीडिया ने बनाया है ये कि कोई ये स्टार है और ये एक्टर है। मुझे तो फ़र्क किसी में, मैं फ़र्क नहीं करता।
मेरे सामने अगर कोई स्टार, आप जिसको स्टार कह रहे हैं वो खड़ा है, तो मेरे लिए तो मेरे सामने तो एक किरदार खड़ा है ना। कैमरा को थोड़ी पता है वो स्टार है। तो ये जो स्टार सिस्टम है ये बनाया गया है क्योंकि उसमें पैसा है, पैसे का खेल है सब, समझे ना। वरना एक्टर एक किरदार होता है। तो हर इंसान जो कैमरे के सामने आ रहा है, कहानी में आ रहा है, वो एक किरदार होता है। कहानी जैसे कहानी का हिस्सा होता है। तो हम उसको उस नज़रिए से नहीं देखते। वो आपका नज़रिया है, स्टार कौन है, कौन क्या करता है, कौन कितनी बड़ी गाड़ी में आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारे चंद्रकांत शर्मा जी हमारे बड़े पुराने मित्र मीडिया से ही हैं, आप ही के बिरादरी से हैं। तो जब इन्होंने मुझे ये सब्जेक्ट बताया तो सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि 2005 में जो घटना घटी थी उससे सब वाकिफ़ हैं। 2005 में जो हुआ था जब बार बंद हुए थे, तो जो वहाँ पे काम करती थी लेडीज़ गर्ल्स, उनके साथ क्या हुआ था, उस घटना को और 2017 में जो डीमोनेटाइजेशन हुई, उन दोनों को मिला करके मर्ज करके ये जो सब्जेक्ट बनाया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो सर, काफ़ी समय से आप इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे जब कोई रोल के लिए अप्रोच किया जाता है तो किस तरह से देखते हैं उस रोल को, मतलब क्या प्रेफर करते हैं आप? मैं देखता हूँ रोल में एज एन एक्टर करने के लिए कितना मटेरियल है, क्या मतलब एज एन एक्टर में क्या परफॉर्म कर सकता हूँ उसमें, मेरे लिए परफॉर्म करने के लिए क्या है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड इन द करंट सिनेरियो क्या कहेंगे, जो भी कैरेक्टर रोल्स होते हैं जो प्ले करते हैं लोग, उसका कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है फिल्म्स में या टेलीविजन्स में, और किस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है? सी आप देख ही रहे हैं कि एक वो अभी टेलीविज़न में तो खैर कैरेक्टर्स की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे आप आज जो तथाचार्य का जो रोल मैं कर रहा हूँ, वो आज उसके बारे में हर बच्चा जानता है, बुजुर्ग जानते हैं, पब्लिक उसको बहुत एंजॉय कर रही है। तो और जहाँ तक सवाल आपका है कि सिनेमा में कैरेक्टर आर्टिस्ट की, यस ऑफ कोर्स कैरेक्टर आर्टिस्ट की भी बहुत अहमियत होती है, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। और मेरे ख्याल से तो सिनेमा में कैरेक्टर आर्टिस्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर है उसको तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कैरेक्टराइजेशन करनी पड़ती है। हीरो का तो सीधा ही रोल होता है, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि विलन की पिटाई करना, विलन के ऊपर हावी होना, हीरोइन के साथ गाने गाना, रोमांस करना। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या है, सिनेमा इज़ लाइक ए कैनवास, एक कैनवास होता है। जब एक कैनवास एक पेंटिंग बनाता है डायरेक्टर, तो उस वो डायरेक्टर की खूबी वो होती है कि वो उस कैनवास में जब रंग भरता है तो उसको मालूम होता है या मालूम होना चाहिए कि उस कैनवास में कौन, बिकॉज मैंने अभी आज मेरा तीसरा दिन है और उनका ट्रीटमेंट, फिल्म का ट्रीटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो टेकिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है वो, एंड ही इज़ वेरी क्लियर अपने दिमाग में उनको क्या शॉट चाहिए, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ही नोज़ कि मुझे ये शॉट चाहिए, तो उस तरीके से ही इज़ गिविंग द ट्रीटमेंट टू द सीन्स। अच्छे सीन शूट हुए अभी तक जितने भी हुए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये मुझे बताने के लिए मना किया गया है कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ। ये बहुत हमारे डायरेक्टर साहब हॉलीवुड से इंस्पायर्ड हैं, तो बहुत चीज़ें वो चाहते हैं कि बड़ा नेचुरल परफॉर्मेंस है, तो वो बताना नहीं चाहते हैं कि कौन क्या रोल कर रहा है। वो ऑन द स्पॉट हमको जाके पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हर किसी को कुछ ना कुछ, खाली 3 करोड़ आदमी चाहिए होता है एक पिक्चर देखने के लिए और 100 करोड़ का बिजनेस करने के लिए। खाली 3 करोड़, हमारे 130 करोड़ है, तो हर चीज़ का खपत है। हॉरर देखने वाला, उसको हॉरर पसंद है, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो कोई भी चीज़ आप अच्छे से बनाएंगे तो उसके लिए जगह है। अच्छा, आपके जो डायरेक्टर साहब हैं उनके बारे में कुछ बताते हैं? आपने कहा कि हॉलीवुड से इंस्पायर्ड है थोड़ी सी। हाँ, उन्होंने कामासूत्र एक फिल्म बनाई और 1-2 बार मिला हूँ, ज़्यादा नहीं जानता मैं उनके बारे में। अब हर डायरेक्टर के बारे में क्या जान के, अपना काम करो, अपना शूटिंग करो। अब डायरेक्टर क्या है, उसने क्या है, तो इतना मुझे मालूम है, 1-2 फिल्में बनाई हैं उन्होंने, इससे ज़्यादा नहीं जानता। जब काम कर रहे हैं उनके साथ तो कितना मजा आता है? उनके साथ, हाँ, उनका एक अलग तरीका है काम करने का। कभी मतलब मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि डायरेक्टर जो है एक्टर को अपना पार्ट ना बताए, कहानी ना बताए, ठीक है।
तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, अब देखते हैं क्या, हम भी तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, ये मुश्किल नहीं होता होगा जब हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली करना क्या है या किस तरह का कैरेक्टर है? तो ज़्यादा सोचते भी नहीं ना, जी। जो सीन बताया बस उतना ही हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वही शूट करना है मुझे, एक ही सीन, उससे ज़्यादा ना आगे ना पीछे, खाली पूछ लेते इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, बस, और उसके बाद सीन। मेनली तो मैं कहूँगा कि बार गर्ल्स के साथ, क्योंकि देखो क्योंकि बार गर्ल्स तो अपनी जॉब कर रही हैं, जिनके घर लुटते हैं तो वो तो बेसिकली भी वो तो खुद लुटवाने आ रहे हैं, वो कोई उनको या तो कोई इंसिस्ट करके लेके आ रहा हो तो बात अलग है। तो जनरली तो जो मेन जो फ़र्क पड़ता है वो बार गर्ल्स के ऊपर। किसी बार गर्ल को आपने देखा, किसी की कहानी आपने सुनी होगी, आपको बताया गया होगा कि ऐसी बार गर्ल है जिसने असल में सफ़र किया हो ज़िंदगी में? नहीं, वैसे मैं सच बताऊँ तो क्योंकि मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने खुद इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। मैं बहुत सारी बार गर्ल्स से मिला हूँ, तो अब इवन नाम तो नहीं बता सकता अभी, बट हाँ काफ़ी सारी बार गर्ल्स से मैं मिला हूँ। तो जो उनकी मैंने जो सच्चाई सुनी, मतलब काफ़ी सारी लड़कियों ने उस टाइम पे सुसाइड भी की थी जी। बाज के आसपास तो फिल्में पहले भी बन चुकी हैं, चांदनी बार बड़ी हिट फिल्म थी जो कि बार की लाइफ पे जिंदगी थी, एक बार गर्ल की लाइफ कैसे शुरू होती है, कैसे जून होती है, वो सब कुछ दिखाया गया था। तो उसके बाद कितना स्पेस था इस फिल्म के लिए? ये जैसे चांदनी बार है या और भी कई सारी मूवीज आई, उन सब से हटके है। अब अभी तो देखो मैं पूरा तो खुलासा कर नहीं सकता, तो उसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी जी, बट है कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटके है। अच्छा, ये तो आपकी पहली फिल्म है शर्मा जी, अब आगे क्या इरादे हैं? आगे अभी ये पहली मूवी है, अदरवाइज़ हम लोग ने अभी लॉन्चिंग की थी, तो लॉन्चिंग के दौरान हमने 2 मूवी स्टार्ट की थी। एक तो ये, और दूसरी मूवी का नाम है लस्ट वाला लव। अच्छा जी, लस्ट वाला लव का भी एक गाना रिकॉर्ड हो चुका है, अभी वडाले एंड सन्स ने रिकॉर्ड किया था यशराज स्टूडियो में अभी रिसेंटली। हाँ जी, अभी फीमेल का जो मेन कैरेक्टर है वो अभी फाइनल होना बाकी है जी। नहीं, एक्चुअली मेल वाली तो ऐसी कोई कहानी है ही नहीं, अच्छा, इसमें मेन कैरेक्टर फीमेल ही है। आपके अकॉर्डिंग ये फिल्म कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, कब तक हम देख पाएंगे? ये इसका जो शूट है वो दिसंबर में हो जाएगा कंप्लीट। फिल्म कब तक आ जाएगी थिएटर्स में? फिल्म फरवरी तक आप मान के चलिए जी। और तो अभी तो एक लस्ट वाला लव है, वैसे विद इन 2 इयर्स में। इस फिल्म से जुड़े हुए आर्टिस्ट का जरा नाम हमें। अच्छा, इस फिल्म से तो अभी राजेश शर्मा हैं, यतिन करिएकर और दीपराज राणा, पंकज बैरी। मतलब बेसिकली इस फिल्म में जैसे आप देखोगे ना, तो हर कैरेक्टर ही स्टार है, मतलब कोई बेसिकली ये स्टार वाली मूवी नहीं है, कंटेंट बेस्ड मूवी है और हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। With this script, at least for last 3 years, not getting approved by not a single investor, or mostly rejected by most of the actors. The reason being, after they appreciate, after they praise, they refuse to do this movie. I could not convince that we can make a movie like this in Bollywood with people speaking Hindi, because this story, they believe that it will not happen in a place like India. But if you go through a newspaper of 24 pages, there are more worse and more dark stories than is in a newspaper. But still we pretend that we are a country which we all live in peace and everything is good and well here. So this is, I don't want to put a genre name for this movie's story now, but it is something which we have not tried to or attempted to make it in India. I'm not saying that it would be great or it will be the best, but this is something which no one will ignore. That is all I can say. So you're a very fearless and courageous filmmaker. As I said earlier, you made Kamsutra, although it got a bad name for you as a narrator. So what do you have to say? What was the reason for making such films? So basically to gain attention. Okay. Because when I came with all my hard-earned money here, I was a journalist for 8 years, and I saved a lot of money. And I came to Mumbai. I did not have even money to even stay in a good hotel. You know, there was in Andheri side. You don't even get an apartment if you are single. So I thought that there should be a shortcut. Otherwise, I did not want to struggle seriously, because I did not have the money to struggle. No? We have to pay more rent if you want to struggle. So I thought of something which I can penetrate immediately to this industry, so that I'll think of something which definitely helped me also, backfired me also. But even now, sometimes if you go to some, the best part of meeting with him was, I was pitching the story to him like I don't know him at all. I was a stranger, and maybe he must be knowing him only through Google or somebody who had known me by some mediator.
But best part is that he knew me since last 4 years. He is such a diligent journalist. He observes every single move in the industry, and he knew what I was exactly, all the bad things, good things, ugly things about me. He knew a whole story. So when this project started, like in Mumbai, it happens now that immediately the producer gets calls at, sir, why did you sign him? He's such a guy, na ये है वो है, ये तो उसके ऊपर इतना केस है, ये तो he raped Sherlyn Chopra, or he had done this, he had made a porn movie. He is from South India. He is living there. He was living there. Now he had ran away from Kerala. These kind of stories I hear. But he had heard these stories all before, much before, than before anybody could say this. So that was my biggest advantage with him. Secondly, when I told him the story, it is something which everyone had praised many times by God's grace. But when it comes to the execution, people said very lame excuses to withdraw from this, which is like very diplomatic reasons to withdraw from this. I had approached all big names. I have messages on my phone that they had praised the script, but later advised by someone, don't do it. This will be your last movie. Basically because it can work also, it can backfire also for you as a actress. So that for that reason, like I told you, I was rejected by so many people, so many good actors who liked the script, but later advised where they're mostly casting agencies. They decide everything now, no? Not even managers. Managers were sensible before, but these casting agencies has a bunch of foolish people who had passed this payment seat MBA, and they must have not even watched the legendary movies also, and they decide on behalf of actors. So all great actors in this industry are being completely controlled by these corporate agencies who has no sense of what movies are. They don't know anything at all. When we take some names and they think that it is something you get in a grocery shop. So all these casting agencies has literally invaded. पहले तो casting director था, उसके बाद पहले manager था. That was really good actually. That time we used to abuse managers, abuse casting directors, but that Samana was much better. This looks very professional, corporate, but this is completely. You cannot see if I want to go to Nawazuddin Siddiqui, I admire him. I want to make a movie with him. Maybe he will love my script. Tell me what. Have you approached him? Yes, I'm just asking a question to you. How would I approach him first? I have to go to an agent. Agent will listen to the story. Then I have to mail him, the same agent. Then I have to send the script to them. Then they will read the script and they will tell that let's go for a narration. So Nawazuddin will never read the script, which may be great. I'm not saying not about my script. I think that just this one person must have skipped the best scripts in his career just because of these agencies. All the best screenplays written, keeping in his mind, like the writer must be thinking of him. He must have not even read that. His career would have been gone great and amazing if he had actually got those scripts which he was actually deserving for. I'm just taking one name because this is my personal experience, that I couldn't even see him in Mumbai, because you have to go through so many people to meet him. Such a simple guy in life who lives like a simple man. He's not approachable, bro. He can only be approached by big guys, top guns. And they are all foolish people. They are deciding his fate, future. This is not just one actor's name. और उस बात का मुझे बेहद अफसोस है, और मैं इस बार में अक्सर आता हूँ दारू पीने की, इतना मुझे बताया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया वाले में सर अलाउ है? हाँ? मीडिया वाला सकता है? किधर दारू पीने? आओ ना, चले? क्या हुआ, आ रहे हो ना? हाँ सर, आज जो सीन चल रहा, 3 मिनट फिल्म शूटिंग चल रही, कैसा लगा पॉल के साथ काम करके? जी, पॉल साहब के साथ काम करके कैसा लगा? 3 मिनट फिल्म शूटिंग चल रही है, अच्छा लगा। सर क्या ब्रीफ मिला है उनकी तरफ से, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्योंकि उनकी जो फिल्म थी कामासूत्रा, वो इंटरनेशनली काफ़ी अच्छा किया था उनकी फिल्म ने, तो आपके इस पर्टिकुलर किरदार के लिए क्या ब्रीफ दिया था उन्होंने? अगर क्या मैंने एक ही दिन शूटिंग की है, परसों, ये मेरा दूसरा दिन है,
तो उनसे जो फीडबैक मिला वो अच्छा ही मिला, इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रोल एंड आई थिंक आई हैव गिवन द आउटपुट व्हिच ही वांटेड। ओके, और बहुत सारे लेजेंड्स कलाकार हैं इस फिल्म में, कैसा काम करने का एक्सपीरियंस रहा? एक ही दिन आपने शूट किया तो कैसा? नहीं, मैंने जब शूट किया तो मेरे साथ कोई लेजेंड कलाकार नहीं था, लेजेंड छोड़ो कलाकार भी नहीं था, कोई सारे जूनियर आर्टिस्ट थे उनके साथ। अब उनमें से कोई लेजेंड हो सकता है तो मुझे पता नहीं। ओके, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनका एक जमावड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं फिल्म को लेकर? देखिए, फिल्म का नाम है द ग्रेट इंडियन कैसीनो। फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। 2005 में जो महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में जो डांस बार थे वो बंद हो गए थे सारे, और फिर डिमोटाइजेशन जो हुआ था उसका असर कैसे इस इंडस्ट्री पर पड़ा उस पर फिल्म है। तो पहली बार मैं इस फिल्म में एक नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। मतलब बुरे आदमी हैं ये लोग, बार ओनर्स हैं, और जो डांस बार की जो लड़कियां हैं जो मेहनत करती हैं, मेहनत से अपने पैसे बचाती हैं, उनके अपने सपने होते हैं, उन पैसों को लेकर वो कोई अपना घर बनाएगी, कोई घर वालों की मदद करेगी, कोई भाई को पढ़ाएगी। तो इस उम्मीद से वो बेचारी डांस बार जो हैं, गर्ल्स जो हैं वो डांस बार में काम करती हैं और पैसे बचाती हैं, और ये लोग किस तरह से उस डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा उठाकर इनके पैसे भी उड़ा लेते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं दूसरी जगहों पे। तो उस पर फिल्म है। तो डांस बार इशू पे मधु भंडारकर ने चांदनी बार बनाई थी, अवार्ड मिला था, तो कितना बहुत सेंसिटिव इशू है जी। क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी जब? जी हाँ, अट्रैक्ट तो करेगी, क्योंकि मैं चांदनी बार नहीं कहूँगा, चांदनी बार एक दूसरी किस्म की फ़िल्म थी, और उसमें डांस बार की लड़कियों की जो है जाति जो है समस्याओं को दिखाया गया था। इसमें मेन जो है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है कि उसका फ़ायदा कैसे लोगों ने, कुछ तबके हैं ऐसे हिंदुस्तान में जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया था। बाकी तो आम जनता को काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन जिन्होंने फ़ायदा उठाया उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया आम जनता को, तो उसमें मैं हूँ, पंकज बेरी जी हैं, आसिफ जी हैं, राणा जी हैं। तो कास्ट बहुत अच्छी है। तो उसमें हम आनंद जोग जी हैं, काफ़ी लोग इसमें हैं। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। चंद्रकांत जी हैं जिन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि ऐसे सब्जेक्ट पर उन्होंने पैसा लगाया और काम किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ़िल्म बेहतर बनेगी और लोगों को पसंद आएगी। फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो काफ़ी ऑर्बिट फिल्म बनाने में माहिर हैं, और मतलब साउथ फिल्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा नाम है उनका, तो क्या कहना चाहेंगे उनका ट्रीटमेंट किस? जी, मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिल्म पूरी उनके दिमाग में है, ही नोज़ हिज जॉब, और ज़्यादा कहीं बहस की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम वही करते हैं जो वो चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनके दिमाग में फ़िल्म चल रही है। और मैं खुद ज़्यादा उनसे पूछता नहीं हूँ, बस मुझे क्या करना है उन्होंने मुझे नरेट किया, फिल्म समझाई, स्क्रिप्ट दी मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई और मैं काम करने पर राज़ी हुआ। और जब उनके साथ काम किया पहले दिन तो मुझे पता चल गया कि पूरी फिल्म उनके दिमाग में चल रही है, और शॉट्स के लेने के तरीके जो हैं वो बिल्कुल आम जो जिस तरह से हम काम करते हैं वैसे नहीं हैं। डायलॉग्स पर ये जोर नहीं देते हैं, टोटल जो सीन होता है वो सीन पर जोर देते हैं। तो अलग तरीके का काम है उनका, अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि लोगों को भी पसंद आएगा उनका ये काम। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का रिलीज करना बताना चाहेंगे जो खास हो आपके लिए? सॉरी, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। फिल्म कंप्लीट की है मैंने ऋषिक जी के साथ, झूठा कहीं का, वो रिलीज़ में। एक फिल्म कर रहा हूँ निखिल अडवाणी जी की, बाटला हाउस, वो ऑन फ्लोर है। एक और फिल्म कर रहा हूँ, वो भी सोशल इश्यूज़ पर है फिल्म, राजस्थान में शूट है उसका, तो उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। एक बालाजी की फिल्म से ड्रीम गर्ल के नाम से, तो उस पर काम कर रहा है। थैंक यू।